दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ऐसा लग रहा है ना कोई जेई एडवांस का सवाल हो। क्यों ना अपन इसको एक बार ट्राई कर लें। यूनिट डायमेंशन टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। चलो देखें इसकी डायमेंशंस क्या आएंगी, एक बार ट्राई करो। मैं तो कहता हूं ट्राई मत करो, वैल्यू पुट करके वैल्यू बताओ क्या आ रही है, कितनी आ रही है 137। दोस्तों अगर मैं फेम्टोमीटर रेंज में चला जाऊं ना 10 की पावर -15 में, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं वो तकरीबन 137 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज से। और अगर मैं और इसको कंपेयर करूं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से तो तकरीबन 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर मैं बात करूं बोर मॉडल की तो 137 अगर Z की वैल्यू है, यानी एटॉमिक नंबर 137 इज द लास्ट पॉसिबल एटम। क्यों? क्योंकि अगर आप 138 पे जंप कर जाओगे तो आपके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगी। 137 दोस्तों एक ऐसा नंबर है जिसको कहा जाता है कि ये जो ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी है फिजिक्स की उसके सेंटर पे उसका दिल है, धड़कने वाला दिल है। ये एक ऐसा नंबर माना जा रहा है दोस्तों जो कह रहे हैं कि जो क्वांटम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो ग्रेविटी है, सबको मिला के, जो कि कहीं ना कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब भी चाहते थे ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, उसका बेस हो सकता है। अगर मैं इस नंबर को देखूं 137 को, तो ये इंडिया से भी बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अब बोलोगे कैसे? तो देखो दोस्तों बात है 1935 की। उस वक्त आईआईएससी के अंदर सीवी रमन साहब ने मैक्स बोर्न को लेक्चर्स के लिए बुलाया था। उनका वहां पे 6 महीने का स्टे हुआ था और वहां पे 137 जो मैजिकल नंबर है उसके ऊपर उन्हें काफी लेक्चर्स दिए थे। लेकिन क्या रिसर्च से रिलेटेड इसका काम है या काम है प्योरली समथिंग दैट इज डिफाइनिंग दी साइंस इन इंडिया? हुआ यह था दोस्तों, धीरे धीरे उस वक्त एडोल्फ हिटलर साहब जो है वो पावर में आ रहे थे और वहां पे सिचुएशन ये थी कि जर्मनी के जो बड़े बड़े ज्यू साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, वो धीरे धीरे जर्मनी से निकलना चाह रहे थे। उस वक्त सीवी रमन साहब ने सोचा कि यार इंडिया के अंदर अगर मुझे एक बेस्ट लेवल की रिसर्च चाहिए तो क्यों ना मैं भी बेस्ट लेवल के रिसर्चर्स को इंडिया में बुलाऊं, बच्चे मोटिवेट होंगे। और ये होता है दोस्तों, अगर तुम जाके देखोगे तो यू विल फाइंड अ वेरी पिक्यूलियर ट्रेंड। एक गुरु को नोबेल मिला, उसके चेले को नोबेल मिला, उसके चेले को नोबेल मिला और ऐसे ही नोबेल प्राइज मिलते चले गए। यानी कहीं ना कहीं अगर आपके गुरु में दम है तो चेला तो चमकेगा। यही बात सोच के सीवी रमन साहब ने बोला कि भाई मेरे पास तो नोबेल प्राइज है, क्यों ना चलो और जो बड़े बड़े जर्मनी के थिंकिंग माइंड्स हैं जिनने नोबेल प्राइज जीता है या जीतने की कगार पे हैं, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिजिक्स में, उनको बुला लिया जाए। इसी एक इच्छा के साथ उनने एक चिट्ठी लिखी थी मैक्स बोर्न को, आईएससी आएंगे क्या? उन्होंने बोला आ जाएंगे भाई। वहां पे कहानी ऐसी है दोस्तों, उनको इसलिए आना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं जर्मनी में एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वहां पे उनका रुकना मुश्किल था और वो खुद जर्मनी से निकलना चाह रहे थे। वो इंडिया आए। इंडिया में जब वो आए तो उनको बहुत ही बड़ा अच्छा वेलकम मिला, बहुत ही एक होमली एनवायरनमेंट मिला एंड दे वर रियली हैप्पी देयर। जैसे जैसे टाइम बीता तो सीवी रमन साहब ने सोचा कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए कि बोर्न साहब इंडिया ही रुक जाएं और यहां पे ही अपना वर्क भी करें, बच्चों को भी पढ़ाएं और एक कंप्लीटली न्यू फिजिक्स का एक फील्ड चालू करा जाए आईआईएससी में। तब तक आईआईएससी में सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस था, लेकिन ये बात माना जाता है, ये बात कहीं ना कहीं जो अपने कॉलोनियल रूलर्स थे उनको पसंद नहीं आ रही थी और उनने अपनी जो भी कहते हैं टैक्टिक्स लगाई। और हुआ ये कि सीवी रमन सर जो उस वक्त डायरेक्टर थे आईआईएससी को, उनको अपनी पोजीशन से भी रिजाइन करना पड़ा और मैक्स बोर्न सर और बाकी जो बड़े बड़े रिसर्चर्स थे जिनको सीवी रमन सर बुलाना चाहते थे आईआईएससी, वो सपना भी उनका पूरा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं इसमें नुकसान भारत का हो गया क्योंकि कॉलोनियल रूलर्स तो चले गए लेकिन जो लेगेसी अपने को मिल सकती थी जो कि अभी बहुत ग्रैंड है। क्यों? क्योंकि बच्चों इस वक्त आईआईएससी जो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में रिसर्च की फील्ड में 100 on 100 स्कोर करके द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड को भी हरा चुकी है और टॉप पोजीशन पे आ चुकी है। बट थिंक अबाउट दिस कि अगर उस वक्त रदरफोर्ड, मैक्स बोर्न और ये जो बड़े बड़े नाम थे, स्क्रोडिंजर, तुम जानते हो दोस्तों स्क्रोडिंजर जो थे, जब उनको चिट्ठी लिखी गई थी ना कि आप इंडिया आना चाहोगे क्या, उनने बोला था कि यस आई वांट टू सेटल डाउन इन द लैंड ऑफ उपनिषद्स। लेकिन कुछ टाइम पहले, भाई चिट्ठी पत्री का काम था ना, चिट्ठी को पहुंचने में टाइम लग गया और स्क्रोडिंजर साहब ने उससे कुछ ही टाइम पहले एक पोजीशन अपनी एक्सेप्ट कर ली थी
एक कॉलेज में, तो उन्होंने बोला था भाई देखो लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होता है, मैंने ऑलरेडी एक पोजीशन एक्सेप्ट कर ली है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इसलिए प्लीज मुझे माफ करें। लेकिन दोस्तों 137 जो नंबर है वो सिर्फ इतना ही नहीं है। 137 नंबर ये भी बताता है कि साइंस का जो फील्ड है, जो फिजिक्स का फील्ड है, जो रिसर्च का, जो क्वांटम का फील्ड है, वो कितना फैसिनेटिंग है। कैसे? जब बोहर साहब ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया तो उनने काफी कुछ डिफाइन कर दिया, उनने बहुत ही इजी तरीके से समझने के लिए हेल्प करी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता फिरता है। लेकिन मैं बात चालू करता हूं थोड़े पीछे से, इतना पीछे से कि जब ना इलेक्ट्रॉन था, ना प्रोटॉन था, ना न्यूट्रॉन था, कुछ भी नहीं था, बस बिग बैंग हुआ। अब बिग बैंग के बाद जैसे जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बने तो मेरे पास क्वार्क्स थे, ग्लूऑन्स थे। क्वार्क्स ग्लूऑन्स जब चिपक के एक दूसरे के साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे, उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने न्यूक्लियस बनाया होगा, उस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा होगा और एटम बनाया होगा, एटम्स ने मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे, मॉलिक्यूल्स ने बनाया होगा ये जो तुमको दिखता है सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड। अब अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को समझ जाता हूं कि एटम के अंदर क्या हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और वो हुआ था जब नील्स बोर ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल प्रपोज किया था। अपन सब 11वीं क्लास में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, मजा भी आता है, 9th क्लास में भी पढ़ते हैं अपन, और वहां पे अपन एक लाइन पढ़ते हैं कि भाई बोर का जो मॉडल था वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि कुछ फाइन लाइंस थी जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दोस्तों मजे की बात है, वो जो फाइन लाइंस थी ना जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन फाइन लाइन के पीछे की कहानी ये है कि वहां पर बोर मॉडल जो था उसके साथ जब मैंने स्क्रोडिंजर की इक्वेशन को मिक्स किया, जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं अपन, तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इन दोनों ही महारथियों ने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का ध्यान नहीं रखा। इनकी कैलकुलेशन में जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन थी उसको ये नहीं देखा गया था कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास घूमने लगा तो क्या होगा। स्क्रोडिंजर की इक्वेशन भी इसीलिए कहीं ना कहीं एक बार फेल हुई क्योंकि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, यानी इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट देन व्हाट विल हैपन, तो वहां पे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करी इनने। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप मिस कर जाते हो, आप मिस कर जाते हो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तो कहीं ना कहीं वो फाइन लाइन जो आ रही थी स्पेक्ट्रम में, जो कि ऑब्जर्व करी थी माइकलसन एंड मोरले ने 1880s में, उसको नील्स बोर का जो एकदम नया मॉडल था वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, डेविएशन आ रहा है। टाइम आगे बीता, टाइम बीतते वक्त अपने सामने एक और आए महारथी, नाम सोमरफेल्ड। उनने एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो फाइन स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट डालना पड़ेगा, और जब कैलकुलेशन करी गई तो एक रेशियो निकल के आया 137। कहा जाता है दोस्तों कि 137 जो है ये एक ऐसा नंबर है, ये जब सारी की सारी प्रॉपर्टीज को, स्टैंडर्ड मॉडल की थ्योरीज को, पार्टिकल्स को, सबको मिला के अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक चीज जो अभी सबसे ज्यादा चर्चित है म्यूऑन G-2, तो वो जो G कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की वैल्यू की कैलकुलेशन में भी ये 137 जिसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट ऑफ द यूनिवर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो डेविएशन मिल रहा है अभी, जैसे कि मैंने इस पुराने वीडियो में किया था, वो डेविएशन जो है उस डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे और बारीकी से समझना पड़ेगा इस 137 को। माना जाता है 137 जो है दोस्तों ये स्पेस और टाइम के साथ वैल्यू चेंज कर सकता है, या फिर हो सकता है कि ये एक सबसे बड़ा झूठ हो। जो भी है अभी इस पे रिसर्च चल रही है, अभी और इसको एक्सप्लोर करना बाकी है, क्योंकि अभी G की वैल्यू की जो कैलकुलेशंस हो रही है म्यूऑन G-2 में, वो जो एरर का टर्म है अभी वो भी कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर मैं और क्लोजली समझ पाता हूं 137 को, तो हो सकता है कि हमें आगे जाके एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी मिल जाए जहां पे एक सिंगल लॉ फिजिक्स का इस पूरे ब्रह्मांड को, बड़े से बड़े कॉस्मोस से लेके छोटे से छोटे क्वांटम को एक्सप्लेन कर सके। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट मैजिकल नंबर 137, कनेक्शन विद इंडिया एंड आर कॉस्मोस। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूल जाना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में भी बांटो क्योंकि नॉलेज बांटने से फैलता है। और 50,000 पार करने के लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, आई विल बी कमिंग लाइव वेरी सून। ग्रेटिट्यूड भी तुमको दिखाना है और तुम्हारे साथ एक लाइव सेशन में बातचीत भी करनी है दोस्तों। जल्दी मिल रहे हैं अपन, तब तक के लिए जय हिंद।